प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो बहुत जोक्स होते हैं, नेहरू जी के ऊपर जोक हुए, इंदिरा जी के ऊपर तो खुलेआम जोक हुए, राजीव गांधी के ऊपर कितनी हंसी ठिठोली जोक हुई, अटल जी के ऊपर कितना हुआ, मनमोहन सिंह जी के ऊपर कितना हुआ। अब ये भगवान विष्णु के अवतार आए हैं तो इनके ऊपर अगर जरा सा किसी ने जिक्र भी कर दिया, अरे देश का अपमान। अवकाश शब्द को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है? अब ये अपनी अपनी औकात है कि कौन किसकी कितनी औकात है, और वक्त जी, आने पर सब वक्त का खेल है। और कोई किसी की औकात माप नहीं सकता है, नाप नहीं सकता है, लेकिन वक्त जो है वो सबकी औकात नापता है। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं हास्य, व्यंग और सटायर के बादशाह राजीव निगम। राजीव जी, स्वागत है जी, आपका बोलता हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आप हास्य, व्यंग, सटायर और पॉलिटिकल लोगों को छोड़ते नहीं हैं। दरअसल परेशानी क्या है आपके साथ? आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे लोग मुश्किल में आ जाएँ, ट्वीट करके परेशान हो जाएँ कि आखिर हमने ट्वीट क्यों किया? आप उसे रिट्वीट कर देते हैं उठा के, आप उस पे कमेंट ऐसे कर देते हैं कि लोग फिर आपके रीच बढ़ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं तो परेशानी मेरी नहीं है, परेशानी उन लोगों की है जो इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, जो जी, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, या झूठ, फ़रेब या नफ़रत फैलाने वाले ट्वीट्स होते हैं। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर ऐसी कोई गलत बात होती है, झूठ, फ़रेब, मीडिया इतने सारी दुनियादारी जो फैली हुई है, तो जब भी मौका मिलता है, काम के बीच से जब कभी देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत गलत बात बोल रहा है ना? जी, आजकल मीडिया के इतने सारे लोग कुछ भी झूठ, और जो सबको मालूम होता है, तो जब जी। इतने बड़े ज़िम्मेदार लोग बैठ कर के कुछ भी लिख कर के चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं तो एक छोटा-सा आईना दिखाना अपना भी बनता है। अच्छा राजीव जी, आपको अभी दिक्कत नहीं हुई थी जो टीएमसी के एक सांसद मिमिक्री कर रहे थे संसद के बाहर? आपको नहीं लगा था कि आपकी मार्केट में ये कौन नया आ गया, आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा? वो खुद संसद भवन परिसर में मिमिक्री कर रहे हैं, तो आप किस पे करेंगे फिर मिमिक्री? आप किस पे सटायर करेंगे? आपकी मुश्किल नहीं खड़ी हो गई थी उस वक़्त? नहीं, मुश्किल नहीं खड़ी हो गई, तो ये तो अब हम अगर वैसे देखें, तो हमारे लिए तो बड़ी जी, अच्छी बात है कि ये एक मिमिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। जी, मिमिक्री जो शब्द है पिछले काफ़ी सालों से शायद मार्केट में मीडिया में सुनने को नहीं मिला था, जो जी, हर जगह न्यूज़ चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया, मिमिक्री, 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 इन्होंने इनकी मिमिक्री कर दी, मिमिक्री करना अपराध है, मिमिक्री कैसे कर दी या मिमिक्री करना, तो मिमिक्री वर्ड इतना इस वजह से छाया रहा, तो अच्छी बात है। जी। तो आपको नहीं लगता कि उन पे केस होना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए? नए भारत इसलिए में कोई गुंजाइश बचती है मिमिक्री करने की? आप 2014 के बाद नए भारत में हैं, आपको क्या आप वो पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हैं कि 2014 से पहले वाले भारत में आप जी रहे हैं, ये नया भारत है। आप इसमें मिमिक्री कर सकते हैं। अब मिमिक्री देखिए की गई है, और कर जी, क्या सकते हैं, वैसे करनी तो नहीं चाहिए, और जी, क्योंकि नया भारत है, नए भारत में जी, बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, और बहुत डर के रहना चाहिए, बहुत सँभल के रहना चाहिए, मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। कहीं पर अगर कोई हालात कुछ अच्छे-बुरे दिख जाएँ तो उसमें बोलना नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, किसी मुद्दे पर आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो नए भारत में ये सब कुछ तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते इस तरीके से जी, नए भारत में आकर के गलत काम कर रहे हैं, तो जी, बहुत सारे लोगों को उसके परिणाम जो है देखने को मिलते भी हैं। देखिए, जो जी, कोई इस तरीके से किसी को संसद से बाहर कर दिया जाता है, किसी की जी, संसद सदस्यता ही खत्म कर दी जाती है, तो जो लोग इस जी। तरीके से काम करेंगे तो उनको फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा राजीव जी, अभी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी। कैसे लेंगे? क्योंकि एक ड्राइवर से जब एक जिलाधिकारी ने पूछा कि तुम्हारी औकात क्या है? उसने कहा कि साहब यही तो दिक्कत है कि हमारी कोई औकात नहीं है, इसीलिए ये हड़ताल हो रही है। और फिर हुआ क्या कि जिलाधिकारी को भी हटाना पड़ा और सरकार कह रही है कि भई ये जो कानून लाए थे हम, ये अभी लागू नहीं करेंगे। ये हुँ, औकात शब्द को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है? अब ये अपनी-अपनी औकात है कि कौन किसकी कितनी औकात है, और वक़्त जी, आने पर सब वक़्त का खेल है, जी, और कोई किसी की औकात माप नहीं सकता है, नाप नहीं सकता है, लेकिन वक़्त जो है वो सबकी औकात नापता है, मापता है। बहुत लोगों की माप चुका है औकात, और बहुत लोग जो इस तरीके से औकात और घमंड और भ्रम में हैं, तो आने वाले समय में वक़्त से बड़ा कोई सिकंदर नहीं होता है, तो वक़्त उनकी भी औकात बताएगा। और जैसा कि आपने देखा, वक़्त जी, के खाँचे में बैठ गए कलेक्टर साहब, तो वो जी, जो औकात पूछ रहे थे, अब वो बता जी। नहीं पा रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, क्योंकि औकात जो है वक़्त के हिसाब से सबके सामने आ गई है। अच्छा राजीव जी, अ,
पॉलिटिकल लोगों पर सटायर होते रहते थे और चलता रहता था ये मामला, और ये 1 to 1 था कि पॉलिटिकल लोग भी उससे एक्सेप्ट करते थे। बकायदा लालू प्रसाद यादव जैसे हम्म, पॉलिटिशियन की कॉमेडी और उनकी मिमिक्री सबसे ज्यादा हुई होगी, शायद उनके सामने भी हुई और उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं। आपको लग रहा हाँ। है कि एक एक एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है पॉलिटिकल लोगों के भीतर से या समाज के भीतर से, कि आप अगर कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट समाज को देना चाहें और एक कला के तौर पर अपने हुनर को दिखाना चाहें, तो उसमें भी आपको बहुत सोचना, संकोच और विचार करना पड़ता है कि ये करें ना करें, ये बोलें ना बोलें, ये लिखें ना लिखें। कला का भी एक तरह से गला दबाते हुए ही आपको अपनी बात को रखना पड़ रहा है। जो पहला सवाल आपने किया था ना कि आप क्यों पड़े हुए हैं पीछे, क्यों बोलते हैं, क्यों ट्वीट करते हैं, जी, उसका भी कारण यही है कि एक स्वच्छंद माहौल था और जहाँ पर लोग अपनी कला का, अपने वन लाइनर्स का, अपने कार्टून्स का, समाज, शासन, सत्ता जो भी कुछ दिखता था, तो उसको अपनी कला के माध्यम से समाज और देश के सामने रखते थे। अब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर किसी ने कुछ भी कहा, भले मज़ाक में कहा, तो वो भी जी, ढूँढ-ढाँड़ करके लोग 10 लोग निकाल लाएँगे, ये इनसे मिला हुआ है, वहाँ से पैसे खा लिए, ये टूल किट का हिस्सा है, ये टुकड़े-टुकड़े गैंग का तो ये जो माहौल इस तरीके से बिगाड़ दिया गया, जी, कि अब सहज माहौल रह ही नहीं गया है, कि जहाँ पर आप भाई हम सब कलाकार लोग हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं। आपने टीवी में बहुत सारे शोज़ देखे होंगे और फ़िल्मों में भी काम किया, लाइव शोज़ करता हूँ, हज़ारों लाखों की क्राउड में खड़े होकर के करता हूँ। तो जी, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम कोई गलत बात बोले। भाई देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हमारा काम है कि हम एंटरटेन करें, लोगों को हँसाएँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोग टॉर्च-वॉर्च लेकर के, माइक्रोस्कोप लेकर के ढूँढ रहे हैं कि ये कहाँ पर गलती करे और हम इसको पकड़ें। तो ये जो चीज़ आ गई है ना कि जैसे ही किसी ने बहुत सारे जोक्स हैं, आज अब मैं जी, आपको बताऊँ, आपको मैं वीडियो भी भेज दूँगा। जी, 2014 के पहले एक बहुत बड़ा शो आता था कई सालों तक चला टेलीविज़न पे कॉमेडी सर्कस। जी, कॉमेडी सर्कस में 2-3 बार प्रधानमंत्री उस वक़्त थे मनमोहन सिंह जी। उनका जी, पूरा गेटअप लेके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन करके हम लोगों ने जी, टेलीविज़न पे एक्ट किया है और कई लोगों ने एक्ट जी, किया। और जी, जब एक्ट करते थे तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं हँसी-मज़ाक, ठिठोली यही होता था। जी, प्रधानमंत्री के नाम का होता था। तो ये सब हो जाता था। आज मजाल है कि एक अच्छे भाव में भी किसी जोक में अगर आप प्रधानमंत्री का नाम ले दें, तो चैनल के कान खड़े हो जाते हैं। चैनल वहीं पे कट कर देगा। नाम नाम ही मत लीजिए। मतलब इतने डरे हुए हैं कि आप नाम ही मत लीजिए। पता नहीं अच्छा-बुरा क्या है मुझे नहीं पता लेकिन नाम मत लीजिए आप। तो सोचिए कहाँ जोक, चुटकुले, हँसी, ठिठोली, मस्ती और प्रधानमंत्री को लेकर के ये हो सकता है। क्योंकि जी, प्रधानमंत्री हमारे चुने हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। हाँ, जैसे ब कुछ जो चीज़ें होती हैं कि हम राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, उनके ऊपर जी, हँसी-मज़ाक नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो नॉर्म्स हैं, जिनको हम बचा कर के रखते हैं, जिनको नहीं ये करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो बहुत जोक्स होते हैं, नेहरू जी के ऊपर जोक हुए, इंदिरा जी के ऊपर तो खुलेआम जोक हुए, राजीव गांधी के जी, ऊपर कितनी हँसी-ठिठोली जोक हुई, अटल जी के ऊपर कितना हुआ, मनमोहन सिंह जी के ऊपर कितना हुआ। अब ये भगवान विष्णु के अवतार आए हैं, तो इनके ऊपर अगर ज़रा-सा किसी ने ज़िक्र भी कर दिया, अरे देश का अपमान हो गया, अरे जी, देशद्रोही आ गए, अरे टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग आ गए, अरे गद्दार लोग आ गए, अरे ये कैसे बोल दिया, अरे यहाँ से पैसे खा कर के ये बोल रहा है। तो ये आप खुद देखिए ये कैसा माहौल बना दिया गया है। जी। राजीव जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप पे एक तरह से आरोप है ये, कि भई आप सरकार के अच्छे काम तो देखते ही नहीं हैं। आप सिर्फ़ हुँ। बुराई-बुराई देखते हैं, उसमें से बुराई-बुराई आप छान लेते हैं और बुराई-बुराई पर ही आप ट्वीट करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात कौन-सी लगी? क्योंकि आरोप आप पे है कि आप बुराई देखते हैं। आज इस शो में आप बता दीजिए कि आपके नहीं नज़दीक, तो आपकी नहीं, नज़र नहीं में सबसे आरोप बड़ी आ अच्छाई क्या है? नहीं ये आरोप नहीं, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप जी, अनभिज्ञ लोग लगा रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जी, नॉलेज नहीं है जो किसी भावना से ग्रसित लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी के अच्छे कामों की प्रशंसा करना या देश के जी, किसी भी जो पहले भी प्रधानमंत्री थे, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करना, ये जी, हमारा काम नहीं है। ना हमारा काम है, ना मीडिया का काम है, ना व्यंग्यकारों का काम है। लोगों के काम काम यही है कि हम कमी निकालें।
अच्छे काम की प्रशंसा करने के लिए तो सरकार करोड़ों अरबों रुपए रोज फुल पेज के ऐड तो खुद दे रही है, और उनके इतने नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा मीडिया बैठा हुआ है, जो लोग हर दिन 24 घंटे अच्छे काम किए, अरे मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, डंका बजा दिया, वहां बजा दिया, ये किया, वो किया। तो करोड़ों लोग तो अच्छे काम की वाहवाही करने के लिए बैठे हुए हैं। न्यूज़पेपर के फुल पेज ऐड रोज छप रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी। तो जब ठीक। ऑलरेडी जिसके लिए अरबों खरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है, तो उसमें मैं अपनी वाहवाही या उनकी तारीफ करके मेरी तारीफ कहां चली जाएगी, कहां दिखेगी? ठीक। हाँ, ठीक। और तारीफ करके भी क्या फायदा है? जो तारीफ का मतलब यही है कि जिन मुद्दों पे हम बात नहीं करते हैं, इसका जी। मतलब वो चीजें अच्छी है, और अच्छी चीजों पे बोलने की जरूरत नहीं है। जहां पर जो चीजें अच्छी नहीं है, जहां पर कोई गलत बात हो रही है, जहां पर कुछ लोग आकर के अपना अलग तरीके से भाव रख रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ नफरत का माहौल होता है, या झूठ या जुमला। भाई मैं किस बात पे ये करता हूँ? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव थे जब पिछले, जी। तो कहा गया था, सरकार ने आके कहा हमको जिता दीजिए, 10 तारीख को सरकार बनवा दीजिए, अब 20 तारीख को आपको होली और दिवाली एक-एक फ्री सिलेंडर पहुंच जाएगा। जी। आज 2 साल हो गए, एक भी सिलेंडर नहीं पहुंचा। फिर राजस्थान में बात हो रही थी कि 450 का सिलेंडर मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी बात हो रही थी 450 का सिलेंडर मिलेगा, फिर बीच में खबरें आई कि नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगा। तो ये जो झूठी सच्ची बातें और इनका जो बचाव और इनके फेवर में इतने लोग आ जाते हैं, तब जी। तब पूरा माहौल देखने के बाद फिर कहीं छोटी मोटी मेरी नजर चली जाती है, तो मैं अपनी बात रख देता हूँ अपने तरीके से। इतनी सी बात है। राजीव जी, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाती होगी, क्योंकि एक शख्स जिसका काम ही सटायर करना है, जिसका काम ही है व्यंग करना, जिसका काम है हर चीज में एक खुशी और एक व्यंग को तलाश करना, वो अगर इतने बड़ी लॉबी के साथ और इतने बड़े ताकतवर लोगों के साथ खुद टसल ले ले आमने सामने की, तो फिर मुश्किल नहीं है आपके लिए अपना जीवन यापन करना, अपने लिए कुछ कमाना? उस पर नज़र नहीं होती होगी? आपको क्या इस बात का डर नहीं होता होगा कि यार कहाँ मैं फँस गया हूँ, थोड़ा-सा साइड लेकर बैलेंस लेकर चलूँ? ऐसा नहीं सोचते कभी आप? बैलेंस नाम की तो कोई चीज होती नहीं, देखिए। बैलेंस क्या अच्छा। होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि हम इनके ऊपर 4 बातें कह रहे हैं, जी। तो 4 बातें हम दूसरे के ऊपर भी कहें। लेकिन दूसरा होना तो चाहिए। 10 साल से तो यही है सामने, जो दिख रहे हैं, जो शासन में हैं, जो सत्ता में हैं, जहाँ से झूठ, जुमले और तरह-तरह की गलत बयानबाज़ी और गलत चीज़ें निकल के आती हैं, बोला तो उनके बारे में जाएगा। जी। जब पहले की पूर्व सरकारें थी, उन सरकारों के बारे में हम बोलते थे। जी। अब जाकर के रिकॉर्ड देख लीजिए, नहीं तो जिसको नहीं है, तो उसको मैं दिखा दूँ कि मैंने पहले की सरकारों में क्या-क्या बोला है। तो सरकारों के बारे में ही बोलना। अब विपक्ष के बारे में आप क्या बोलेंगे और कब तक बोलेंगे? विपक्ष कहाँ बचा हुआ है? जो थोड़ा बहुत बचा भी था उसको भी संसद से उठा के बाहर फेंक दिया। तो विपक्ष के लिए तो आपको हमदर्दी होगी जी। कि ये कहीं के नहीं रहे बेचारे। जहाँ जाते हैं, जहाँ मुँह खोलते हैं उठा के फेंक दिया जाता है, भगा दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं, और 70 साल और 80 साल पुराने इनके जुमले निकाल करके इनके ऊपर, तो विपक्ष के ऊपर तो तरस आता है। इनकी कहीं कोई अच्छा। सुन ही नहीं रहा है, कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो जो दबा कुचला, जो जी। एकदम निरीह है, उसके ऊपर जी। आप क्या हास्य व्यंग्य करेंगे आप? अच्छा। लेकिन किसी भी निरीह और दबे जी। कुचले समाज के लिए, या कोई भी हो, चाहे विपक्ष हो, जी। जो खुद जी। पीड़ित है, जो खुद छटपटा रहा है अपनी चीज़ों से, उसके जी। ऊपर जाके हम हास्य व्यंग्य करें। अच्छा, राजीव जी, देखिए कितनी अच्छी सरकार है कि हर साल जब जाड़े आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कानून, ऐसा बिल आ जाता है कि जो घरों में रज़ाई में छुपे हुए लोग होते हैं वो सब सड़क पे आ जाते हैं। कभी सीए एनआरसी आ जाता है, कभी कृषि कानून आ जाता है, और अब ये ट्रक वाला मसला आ गया। जो ठंड में सुकड़ गए थे, आलसी बन गया था पूरा देश, वो सड़क पर आ जाता है, सड़क पे आके खड़ा होता है ठंड में। देखिए मोदी जी कर तो रहे हैं ना, आपको आलसी होने से बचा रहे हैं। आप आलसी ना हो जाएं इसलिए इस तरह के बिल आते हैं कि जाड़ों में ही सारा मामला होगा तय। अब आप आलसी ना हो, आप स्वस्थ रहें, आप एक्टिव रहें जाड़ों में, इससे बेहतर क्या कर सकती है सरकार? नहीं, बहुत बहुत बेहतर कर रही है, और इसीलिए वो तपस्या भी करते हैं वो, है ना? जी। वो अलग बात है कि कई बार बाद में पता चलता है कि तपस्या में कुछ कमी रह गई है ना? लेकिन वो तपस्या तो कर ही रहे हैं, और लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं, और चुपचाप कर लेते हैं।
कई बार वही तो आज जो विपक्ष की बात की, विपक्ष को सबको 150 लोगों को बाहर निकाल करके अपना कमरा बंद करके अपना हिसाब किताब कर लिया और ला करके रख दिया। जी तो सबके हित के लिए काम कर रही है सरकार। किसानों के हित के लिए काम किया, बेरोजगारों के हित के लिए काम किया, पहलवानों के हित के लिए काम किया, अब ट्रक ड्राइवर्स के हित के लिए काम कर रही है। तो सरकार काम तो कर रही है। लेकिन ऐसा काम जो मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, सरकार कह रही है आपके हित में। अब ये मसला बड़ा अटक जाता है कि कृषि कानून लाए तो किसान कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या फायदा है, सरकार कह रही नहीं आपके ही फायदे में है ये। ऐसा नहीं, फायदा जो लोगों के समझ में ना आए, इतना बड़ा फायदा कर रही है सरकार, नहीं और तो फिर भी सरकार को लेकर आप व्यंग करते हैं। नहीं, सरकार को क्या है, सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है। जी आप कितने कितने बिल हैं देखिए, सरकार को अगर समझ में आ जाता तो सरकार सिंपली जनता को भी समझा देती कि भाई ये बिल है और इसका ये फायदा ये है। तो सरकार तो बिल बनाने का काम करती है और जी फायदा बताने का कार्य जो है वो मीडिया के जी लोग करते हैं जी कि आज हम बताएंगे कि ये जो नया कानून आया है उसके कितने फायदे हैं। और ये जो लोग विरोध में बैठे हुए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये टूल किट के लोग, ये नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, ये नहीं चाहते हैं कि देश में विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि देश में कुछ नए नियम कानून लागू हो जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो और हम विश्वगुरु बन पाए। तो ये जो कानून है इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, और ये तो सरकार को भी नहीं पता कि इससे ये भी फायदा है। तो फायदा समझाने का कार्य है वो मीडिया को जी है कि मीडिया जाकर के समझाएगी। और कई बार मीडिया समझाना शुरू करती है कि देखिए ये जो फायदा है, ये नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है, इससे देखिए आपको ये फायदा है और ये है। और फायदा नहीं समझते हैं फिर भी लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं जाड़े में। तो फिर ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि ये देखो देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, ये मवाली है। इतना बताने की कोशिश करते हैं, इतने में ही सरकार फिर से आ जाती है कि नहीं नहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो बेचारे वो मायूस हो जाते हैं। उनको पता सब है। और जितने भी बिल आते हैं भले जनता को पता हो ना हो, सरकार को पता हो जी ना हो, लेकिन ये जो जी कुछ मीडिया वाले हैं, इनको बराबर जी पता रहता है कि कौन से बिल में क्या फायदा है। इसीलिए ये बिल से निकल के आते हैं और बिल का फायदा समझाने लगते हैं। अब बिल का फायदा समझा करके फिर बिल में चले जाते हैं। अच्छा राजीव जी, आपको एक नेता है राहुल गांधी कांग्रेस के, पिछले जाड़ों में पूरी टी शर्ट में निकाल दी उन्होंने, और टी हाँ, शर्ट में ही वो नजर आए, इतनी ठंड पड़ी, मनाते रहे लोग कि भैया जैकेट पहन लो, नहीं पहन के दी, अब एक और यात्रा निकाल रहे हैं। अब आपको डर नहीं है कि मतलब एक बार फिर वो टी शर्ट में नजर आएंगे? मतलब जाड़ा भी परेशान अगर हो जाए कि भाई क्या करें, और कितना गिरे हम, ये बंदा टी शर्ट से ऊपर आते ही नहीं है। ये तो उनके लिए नया क्या है, पिछले 10 साल से यात्रा तो अभी पिछले साल शुरू की थी, भारत जोड़ो जी यात्रा की नई यात्रा शुरू जी कर रहे हैं। तो जी वैसे भी देखा जाए 2014 से ये सड़क पे ही थे, सड़क पे ही है, तो एक बार फिर से सड़क पे है ना? चलो गनीमत है कि अभी एक टी-शर्ट तो है, वरना जिस तरीके के हालात है वो एक टी-शर्ट भी नहीं होनी चाहिए इनके तन पे। हाँ, तो देखते हैं एक टी-शर्ट से और सड़कों पे चल करके भगवान कुछ उनका जी भला कर दे कि वो भी 10-20 लाख का सूट पहन सके। हाँ? अच्छा राजीव जी, ये बताइए कि देखिए पॉलिटिकली जो बयानबाजी होती है और उसके बाद जो समाज पे असर होता है, मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है, क्या आपकी इंडस्ट्री में भी इस पर इसका प्रभाव पड़ता है क्या? लोगों के विचारों में, आपके जो साथी कलाकार रहे हैं, आपके सीनियर कलाकार हैं, उनके विचारों में भी कोई बदलाव आ गया कि इस तरह के जो माहौल के बीच में हम सब जी रहे हैं, क्या उसका असर इस इंडस्ट्री पर ही पड़ा है, आपकी इंडस्ट्री पर ही पड़ा है? ये इंडस्ट्री कहीं हिंदुस्तान से अलग तो है नहीं, और जी जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के ही लोग हैं। कोई दिल्ली जी से है, कुछ यूपी से है, कुछ बिहार से है, कुछ मध्य प्रदेश से है, हिंदुस्तान के ही अलग अलग हिस्सों से है ना? तो जी ये कहीं अलग तो है नहीं। लेकिन आपको एक बड़ी गंभीरता के साथ एक बात बताऊं मैं, दुख होता है जब हम लोग इतना मुखरता और प्रखरता से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जो जर्नी देखी है और जो बदलाव देखे हैं, जो चेंजेस देखे हैं, उससे दुख होता है। ये इंडस्ट्री जहां पर कभी भी किसी भी तरीके का, क्योंकि जब मैं नया नया मुंबई आया आज से 28-30 साल पहले, तो मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे सरनेम
गुप्ता जी, तिवारी जी, फलाने जी, यादव जी, है ना, मौर्य जी, पटेल जी, तुम भैया कौन जात, ये वो वहां पे चलता था, सुनाई पड़ता था इधर उधर। जब मुंबई आया तो मुंबई में लोग, अरे राजीव राजीव निगम, उनको यही नहीं पता है कि निगम सरनेम क्या है। अब कोई साउथ से आता था, उस सरनेम का क्या मीनिंग है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र में इतने सारे सरनेम होते हैं। तो सिर्फ नाम से लोग और उसकी कला से, उसके काबिलियत से लोग एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, और कोई दूसरी पहचान नहीं थी। लेकिन अब तरह तरह की पहचान से नवाजे जा रहे हैं लोग इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में। ये इस गैंग का आदमी है, ये उससे मिला हुआ है, ये उस पार्टी का है, ये उस प्रदेश का है, इसका ये सरनेम है, ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है। ये सब इंडस्ट्री में होने लगा। इस आधार पे लोगों को काम भी दिया जाने लगा। इस आधार पे लोगों का काम काटा भी जाने लगा। हालांकि ये बहुत एकदम नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत जगह, बहुत लेवल पे ये होता है। जैसे मुझे एक प्रोड्यूसर जिनके साथ मैं पहले फ़िल्म कर चुका था, तो अभी मुझे अचानक एयरपोर्ट पे मिल गए। तो कहने लगे कि यार निगम साहब, अभी हम अगली फ़िल्म शुरू करने जा रहे हैं। हमने कहा चलिए भाई, बहुत-बहुत बधाई हो। बोले कि एक बात सुनो, इस बार हमने फ़िल्म में मतलब एक जो स्पेशल चीज़ रखी है ना, एक भी मुस्लिम आदमी को हमने यूनिट में नहीं रखा है। एक भी आदमी, सब पूरा। अब बताइए कहाँ फ़िल्म, कहाँ ड्रेस, कॉस्ट्यूम, स्पॉट बॉय, दुनिया भर के लोग होते हैं, अपने-अपने काम में लगे हैं। जाति, धर्म का चीज़ों का कोई लेना-देना नहीं था यहाँ पर। भले ही ये एक प्रोड्यूसर बोल रहा हो, तो भी ये बात, ये भावना यहाँ तक पहुँच तो गई। जहाँ पर सेट बिल्कुल। पे जहाँ पर सेट में हम लोगों के यहाँ जब शूटिंग करते थे, तो सेट पे हर सेट पे गणपति के टाइम गणपति बप्पा रखे जाते थे, और पूरी यूनिट के लोग, जो अलग-अलग धर्म, मज़हब, जगह के सारे लोग आकर के शाम को आरती के समय खड़े होते थे। जब रमज़ान का टाइम होता था, हर यूनिट में रोज़ा अफ्तार की व्यवस्था की जाती थी। और सुबह जब शूटिंग शुरू होती है, तो पूरी यूनिट में जो अलग-अलग जाति धर्म के हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सब लोग सुबह जब कैमरे के सामने नारियल फोड़ा जाता है और गणपति बप्पा की आरती होती है, और सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और पूरी यूनिट को प्रसाद बाँटा जाता है। आज भी ये होता है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हो, कितनी शानदार व्यवस्था, पूरा हिंदुस्तान दिखता है जहाँ पर, साफ नज़रों से दिखता है, प्यारा हिंदुस्तान दिखता है। वहाँ पर भी खलल डालने का जो प्रयास हुआ है, उससे दुःख होता है। राजीव जी, जो बॉलीवुड है या कलाकारों की जो पूरी जमात है, उसमें हास्य व्यंग हो या थिएटर के आर्टिस्ट हो, तमाम लोगों को एक संवेदनशील नागरिक के तौर पर देखा जाता है। ये समझा जाता है कि ये एक कलाकार है या आर्टिस्ट है, तो भावनात्मक रूप से ये एक संवेदनशील व्यक्ति होगा। समाज में जो कुछ घट रहा है उसको लेकर इसके एक विचार होंगे। अगर कोई गलत घटना घट रही है तो इसे दुख भी होता हो। लेकिन हम देख रहे हैं जो अपने अपने टॉप पर पहुंचे हुए हैं इंडस्ट्री के लोग, खेल के हों या कला के हों, जो टॉप पर हैं, उनके ट्वीट हम खंगालते रहते हैं। अगर समाज के भीतर कोई घटना हो जाए, महिला पहलवानों को अगर दिल्ली में घसीटा जाता है सड़क पर या उनके साथ कुछ गलत होता है, तो हम ट्वीट देखते रहते हैं कि कोई सदी का कोई बड़ा नाम, कोई खेल की दुनिया का बड़ा नाम, कोई तो ट्वीट करे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आदमी परेशान होता है तो हम ट्वीट देखते हैं कि कहाँ हैं ये लोग। लेकिन वहीं जब सरकार की तरफ से किसी पक्ष को रखना होता है, तो कॉपी पेस्ट ट्वीट लगातार देखने को मिलते हैं, सीरियल वाइज डाले जाते हैं कि हाँ, ये फला शख्स हैं, ये सदी के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ये खेल के सबसे बड़े महाराज हैं, इनके ट्वीट आते हैं। क्या संवेदनशीलता की शून्यता है या एक डर है, जिस डर के आश्रय कब्जा कर लिया गया है पूरी की पूरी संवेदनाओं पर? बिल्कुल सही बात है। ये सब बड़े नाम हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, खेल जगत के बड़े नाम हैं। और आप इनके ट्वीट, ऐसा नहीं है कि इन्होंने महँगाई पे ट्वीट नहीं किया, इन्होंने पेट्रोल पे ट्वीट नहीं किया, इन्होंने महिलाओं के दुराचार पे ट्वीट नहीं किया, किए इन्होंने ट्वीट, लेकिन 2014 के पहले।
अब ये इतने बड़े लोग हैं, कहते हैं कि इमारत जितनी बुलंद होती है उतने खतरे में रहती है। ये लोग इतनी बुलंदियों पर हैं, अगर कल को ये कोई ट्वीट समाज और सोशल सामाजिक हित में कहीं कुछ कर दें तो इनकी इमारत खतरे में पड़ जाएगी। तो इन लोगों ने अपने आप को कि दाल रोटी मस्त चल रही है, काहे को पंगा लो। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई डर और खौफ पैदा किया गया है, जिसकी वजह से ये लोग नहीं बोल रहे। वरना 2014 के पहले कैसे ये लोग बोलते थे? 2014 के पहले भी तो महंगाई पे ट्वीट आता था, महंगे पेट्रोल पे आता था, या निर्भया कांड हो जाता था तब ट्वीट आते थे। उसके बाद से ट्वीट क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब इन बड़े लोगों को भी डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, या एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि खबरदार अगर तुमने कैसी हिमाकत करने की कोशिश की तो देख लेना। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। जब किसी ने, अभी कुछ साल पहले तक, अब तो सबने बोलना बंद कर दिया है, कुछ साल पहले तक अगर किसी ने अगर ऐसी कोई बात कह दी तो उसकी फिल्म के पोस्टर जला दिए जाएंगे, थिएटर में तोड़फोड़ कर दी जाएगी, उसकी फिल्में नहीं चलने दी जाएंगी। तो जहां पर इन लोगों के ऊपर जो प्रोड्यूसर है या जो लोग हैं, आजकल फिल्में महंगी महंगी बनती हैं, 100 150 करोड़ रुपए की फिल्में बननी है, तो इतना महंगा पैसा लगाने के बाद में कल को कुछ इस तरीके से हमला हो, चीजें हो, डिस्टर्बेंस हो, तो उससे अच्छा तो मुंह बंद कर लेना है। नहीं 100 150 करोड़ का किसी का नुकसान कराओगे, कल को मार्केट में लोग इनको साइन करना बंद कर देंगे। तो लोग बैठे हुए, शायद लोग समय और वक्त के इंतजार में बैठे हुए कि कुछ बदलाव आए तब हम मुंह खोलें। भाई कोई तो वजह है ना, आखिरकार ये लोग जी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही लोग तो पहले बोलते थे। जब जी, ये लोग भी नहीं बोलते हैं जी, तब अपने जैसे लोगों को, मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भी बहुत सारे नुकसान और तकलीफों के बाद बोल पा रहा हूं। मैं बहुत सारे नुकसान है, उन नुकसानों की चर्चा मैं कहां तक करूं मैं, लेकिन जब जी। नुकसान हो गया, होने दो। सबका मालिक एक, वो बैठा हुआ है, डरना है उससे डरो, मानना है उसको मानो, और उसका जो कहना है सच के लिए, हक के लिए, सच्चाई और ईमानदारी से खड़े रहो। तो हम उसके बताए हुए रास्ते पे चले या इनके बताए हुए रास्ते पे चले? राजीव जी, देश के भीतर फिल्म बैन कर देना, किताब अगर कोई लिखी जाए उसे बैन कर देना, फिल्म हो या कोई कॉमेडी शो अगर कोई कलाकार करना चाह रहा है उसके शो को कैंसिल करवा देना, क्योंकि उसके किसी बयान से, उसके कपड़ों से, उसके किसी गाने के शब्द से किसी की भावनाएं आहत हो गई थी। ये भावनाएं आहत होने का सिलसिला क्या पिछले 9-10 सालों में बढ़ नहीं गया है? हाँ, बढ़ गया है, पहले भी था, लेकिन इस बीच में बढ़ गया है। बढ़ इसलिए गया है क्योंकि चीजों को बांट दिया गया है। अब ये देखा जाता है कि ये जो भावना हमको आहत करवानी है अपनी, है ना, तो भावना जो अपनी आहत करवानी है, तो सामने वाला किरदार कौन है? किरदार अगर अक्षय कुमार है तो हमारी जी, भावना नहीं आहत होगी, लेकिन अगर किरदार शाहरुख खान है तो हम अपनी भावना उछल करके, पहले जाके लपक करके आहत करेंगे। तो ये मामला किरदारों का भी है। तो इससे आपको देख करके नहीं लगता है कि ये पूरा टुकड़े कर दिए गए हैं, दो भागों में जी, मामला बढ़ चुका है? मतलब अगर एक कर रहा है तो उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, जी, और इतना मतलब गफलत का माहौल बना दिया गया है। अभी आपको कुछ समय पहले याद होगा, एक फिल्म आई थी, शायद ब्रह्मास्त्र थी, जिसमें रणबीर कपूर जो है जी, उस फिल्म के प्रमोशन के लिए दर्शन करने के लिए गए थे उज्जैन, और उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। वो और आलिया भट्ट गए थे, और जी, कुछ संगठनों ने बड़ा बवाल काट दिया। अब देखिए, एक तरफ कि वो बीफ खाते हैं और ऐसा वैसा है, दूसरी तरफ कल ही रणबीर कपूर को राम मंदिर का निमंत्रण भेजा गया। तो देख रहे कि कितनी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। अब वो राम भी, वो किसी फिल्म में राम भी बन रहे हैं, ये जी, कर रहे हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा
हल्का सा सरेंडर होते हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। अगर हमने जरा कुछ किया तो तुरंत उसका माइक्रोस्कोप लेकर के बैठे हुए, ऐसी गलतियां, ऐसी चीजें निकाल दी जाएंगी आपकी। और गलतियां किसकी? जो इनके साथ नहीं है, जो इनकी फेंकी हुई बातों का समर्थन नहीं कर रहा है, वही तो देशद्रोही है। या तो आप चुप रहे, या इनकी बातों का समर्थन करें, या ये जैसा बोले, जैसा कॉपी पेस्ट करके आपको भेजे, वैसे ही आप ट्वीट कर दे, आप हाँ पे हाँ मिलाते रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है जो इनके झूठ को, फरेब को पकड़ करके सामने रख दे, इनको आईना दिखा दे, उनसे दिक्कत है। अच्छा राजीव जी, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी पिछले 24 से 48 घंटे का अगर हम जिक्र करें, दिमाग में ये तमाम चीजें लाएं, तो इस पिछले 24 से 48 घंटे में ऐसी कौन सी घटना थी जिसे देखकर आपको सबसे ज्यादा व्यंग की स्थिति बनी, आपको लगा कि ये इस घटना में सबसे ज्यादा व्यंग? देखिए, घटनाएं तो सब इतनी होती रहती हैं, लेकिन अभी जो सबसे अहम चीज हुई कि यूपी में जो भी हुआ, बनारस की एक घटना जो है, जी, उसके बाद से मुझे ये लगा कि उत्तर प्रदेश में कोहरा बहुत पड़ रहा है इन दिनों, सर्दी की वजह से। तो बुलडोजर उस कोहरे में रास्ता भटक गया। कोहरे में, धुंध में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बुलडोजर निकला तो था, जी, लेकिन वो रास्ते में कहीं भटक गया। और अब तो बुलडोजर की ये स्थिति है कि बुलडोजर को दिशा निर्देश देने की जरूरत भी नहीं है। बुलडोजर को इतना अनुभव हो चुका है कि वो जी, खुद कपड़ों से पहचान कर लेता है कि हमको किस कपड़े वाले के यहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो शायद बुलडोजर को खुद को इतना अनुभव हो गया है, उसने जैसे ही देखा, अरे ये तो सब तिलक, चंदन और संस्कारी पार्टी के लोग हैं, ऊपर से कोहरा भी है, तो कहीं से निकला तो था बुलडोजर, लेकिन यू टर्न लेकर के लौट करके विश्राम कर रहा है। अच्छा उत्तर नहीं तो प्रदेश से कोई आप, दूसरी घटना होती तो आपको जी, पता है बुलडोजर। वही मैं जानना चाह रहा था, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको डर नहीं लगता कि कभी बुलडोजर चल जाए, ऐसा कुछ स्थिति नहीं बनती? आप मुंबई में हैं तो कनेक्शन तो उत्तर प्रदेश वाले इंजन का और महाराष्ट्र वाले इंजन का सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं कभी आपको अंदेशा हो कि कहीं यार ये बुलडोजर आ रहा है कि मेरे पास तो नहीं आ रहा? नहीं, वही क्या होता है कि जलाकर अपना नशे मन मैं खुद पे हंसता हूँ, मजाक खुद का उड़ाना कोई मजाक तो नहीं। हाँ, और बुलडोजर, ये धमकी, तो ये जो माहौल है, जी, इसी माहौल के खिलाफ तो आवाज, बाकी हमें जी, व्यक्तिगत थोड़ी, भाई हर जगह अलग अलग सरकारें होती हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जी, प्रधानमंत्री होते हैं, कई बार 5 साल में बदल जाते हैं, कई बार 10 साल में बदलते हैं, लेकिन ये लोग कौन है? ये भी तो हैं, तो अपने ही लोग ना, जी, है तो अपने ही बीच के लोग। जी, तो इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, इनसे कुछ ही नहीं है। जी, मामला है कार्यशैली का। ठीक, कार्यशैली का, अगर आप कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता, मतलब आप जबरदस्ती मुझे डरवा के ही रहेंगे आप, हैं? कि यहाँ पे रहना है तो डरो। अरे आप तो उत्तर प्रदेश के, आपको ज्यादा डरना चाहिए। अरे आप डरो, आप डर नहीं रहे। आपके मन में सवाल कहां से आया ये कि मुझे डरना चाहिए? आपके मुझे मन में लगा भी तो कि कहीं ना कहीं, आपके मन में भी तो कहीं ना कहीं डर है। तो वही एक मैंने कहा डरा हुआ, ये एक डरा हुआ व्यक्ति ही ऐसे सवाल कर सकता है। तो आप देखिए, अगर आप भी डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ हूं, ये दो डरे हुए तो यहीं पर है। तो अब क्या है, हिंदुस्तान को डरे हुए लोगों का झुंड बनाना है, और ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे कि जहां पर देश के युवा, देश के पत्रकार, देश के व्यंग्यकार, देश के जिम्मेदार नागरिक अगर डरा जी, सहमा घूम रहा है बेचारा, और डरते सहमते हम विश्वगुरु भी बन जाए, तो हमें तो विश्वगुरु बनना है। ठीक।
तो इन विश्व गुरुओं से बाहर निकल करके जी। विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होना है, जिसके लिए ये हम लोगों की तरफ से छोटे-छोटे प्रयास हैं। वक़्त लगेगा, लंबा वक़्त लगेगा, कई बार रातें घनी अंधेरी हो जाती हैं, सुबह और उजाला होने में वक़्त लगता है, लेकिन सच्चाई, अच्छाई, हक, ईमानदारी और बेहतरी के लिए जो आवाज़ें उठाई जाती हैं, ईश्वर भी उनका साथ देता है। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत कीमती वक़्त दिया और आगे और भी चर्चाएँ आपके साथ करेंगे और लंबी-लंबी चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आपका। तब तक डरते रहिए। और बोलता हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। हाँ, डरते-डरते।